अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। दुधारू पशुओं में गला घोंटू की समस्या और उसका समाधान, जैविक खेती के लाभ और उसके महत्व पर जानकारी, पॉली हाउस में लगी शिमला मिर्च की फसल में लगने वाले हानिकारक कीट और रोगों की रोकथाम, प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने डेयरी व्यवसाय को अपनाया है, उनके इस व्यवसाय में कुछ समस्याएं देखने में आती हैं, जिनमें से एक है दुधारू पशुओं में गला घोंटू की समस्या। ये एक ऐसी समस्या है जिसका समय पर निदान करवाना ठीक है, क्योंकि अधिक देरी की दशा में इस समस्या से ग्रसित पशुओं की मृत्यु भी देखने में आती है। इसीलिए पशुपालक भाई इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं, इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया श्रवणखेड़ा कानपुर देहात के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वृंदावन राठौड़ से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हमारे बड़े पशुओं में ये जो मौसम है, इस मौसम में गला घोंटू के टीके लगाए जाते हैं। गला घोंटू के लक्षण हमारे सभी पशुपालक भाई जैसा कि जानते हैं, गला घोंटू के लक्षण में जो इसका बैक्टीरिया होता है पास्चुरेला मल्टोसिडा, प्रत्येक पशु के श्वास नली में नॉर्मल इनहेबिटेंट होता है। और गर्मी मौसम जैसे ही समाप्त होता है, जब अचानक पानी बरसेगा या मौसम में अचानक परिवर्तन होगा, ऐसी दशा में पशु स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस में आने की वजह से जो बैक्टीरिया जीवाणु मौजूद है श्वास नली में, वो प्रोलिफरेट होकर के उस बीमारी का संक्रमण का रूप लेगा और गला घोंटू में श्वास नली में इतनी सूजन आ जाती है कि ऐसे पशु अच्छी तरह से सांस ना ले पाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, दम घुटने से उनकी मृत्यु हो जाती है और बहुत ही घातक बीमारी है। और ऐसे पशुओं को अगर सही समय पर टीकाकरण करा दिया जाए तो गला घोंटू से बचाया जा सकता है। यदि इसके बावजूद भी गला घोंटू के लक्षण देखने को मिलते हैं, गर्दन में सूजन आती है, लार ज़्यादा गिर रही है, बुखार ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो तुरंत नज़दीकी पशु चिकित्सक से परामर्श लेकर के ऐसे पशुओं को निदान कराएं तो उनकी जान बचाई जा सकती है। अगर हमारे पशुपालक भाई इस बीमारी पर ध्यान देंगे तो अपने पशुधन से हानि से बच सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। दिन प्रतिदिन देखने में आ रहा है कि हमारे किसान भाइयों का रुझान
जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जैविक खेती करने से एक तो इन्हें रसायन मुक्त उत्पाद की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ इन्हें रसायन उत्पाद की अपेक्षा इस खेती से मिलने वाले उत्पाद का अच्छा बाजार भाव भी मिलता है। इसीलिए हमारे जो किसान भाई इन लाभों को देखते हुए जैविक खेती को अपनाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से जैविक खेती करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर डी.के. सिंह। जैविक खेती एक ऐसी खेती कृषि प्रणाली है जिसमें कि किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर हों या कोई केमिकल हो, जैसे घास मारने की दवा हो या कीड़े मारने की दवा हो, इन सब का प्रयोग नहीं करते हैं। मृदा और मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती आज की जरूरत है, क्योंकि अधिक उपज के लिए मृदा में हम कई तरह के रासायनिक उर्वरकों और दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे मिट्टी तो खराब हो ही रही है और इससे प्राप्त उपज के उपयोग से मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए हमें धीरे धीरे रासायनिक उर्वरकों और दवाओं के प्रयोग को कम करते हुए जैविक खेती को अपनाना होगा। केवल इसमें जैविक खादों का प्रयोग करते हैं और कीड़े या रोग जो लगता है उसके लिए हम तरह तरह के जैविक उत्पाद आते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की जो खेती होती है जिसमें कि बिना फर्टिलाइजर या बिना किसी केमिकल के खेती करते हैं, उसे हम जैविक खेती कहते हैं। और जैविक खेती ये इसका काफ़ी इस समय हमारे देश में काफ़ी विकास हो रहा है धीरे धीरे। और जैविक खेती उस एरिया में जहाँ की पहले से ही फर्टिलाइज़र वगैरह का कम इस्तेमाल किया जाता है या केमिकल का कम इस्तेमाल किया जाता है, उन क्षेत्रों के लिए बहुत ही उपयोगी पाया गया है। जैसे कि हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र या हमारे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं, जिसमें कि जो पहाड़ी एरिया हैं वहाँ पे पहले से ही इन फर्टिलाइज़र या केमिकल का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। तो उन एरिया में जैविक खेती बहुत ही सफल साबित हुई है और किसान जैविक खेती अपनाकर अच्छा फ़ायदा ले रहे हैं। जैसा कि जैविक खेती में कुछ ऐसे फसलें हैं जिनको अगर उपयोग में ली जाएं तो हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। जैसे कि हमारी बासमती धान है, अगर इसको जैविक खेती के अंतर्गत लिया जाता है तो इसमें उत्पादन अच्छा होता है। या फिर जो हमारे ये हैं आपकी सब्जियां हैं, सारी सब्जियां इसमें उगाई जा सकती हैं। और भी कुछ ऐसे फसलें हैं जिनमें कि फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम होता है, उन सारी फसलों में जैविक खेती अगर की जाए तो इससे अच्छा फ़ायदा लिया जा सकता है। जैविक खेती करने के लिए सबसे प्रथम बात आती है कि हम पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करें। तो पोषक तत्व प्रबंधन के लिए अगर हम अभी से ध्यान दें तो जैसे इस समय गेहूं की कटाई हो चुकी है, तो गेहूं की कटाई करने के बाद अगर हम ढैंचे की हरी खाद की फसल उगा के और अगर उसमें उसको मिट्टी में मिला दें तो वो बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे हमारी मृदा की जल धारण क्षमता इंक्रीज हो जाती है, जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। साथ साथ पोषक तत्वों की जो की आवश्यकता होती है विभिन्न फसलों के लिए, वो पोषक तत्व की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। अगर जहाँ पे पानी लगने की ज़्यादा संभावना होती है वहाँ के लिए ढैंचा बढ़िया उपयुक्त पाया गया है। और जहाँ थोड़ा सा उपरायु ज़मीन है वहाँ के लिए सनई उपयुक्त पाया गया है। मिट्टी में मिला के और उसको छोड़ दिया जाता है। ऐसे पोषक तत्वों के लिए सबसे उपयुक्त जो पाया गया है अभी तक हमने देखा है, ढैंचा सबसे बढ़िया सर्वोत्तम पाया गया है। इसके अलावा गोबर की खाद है, सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बर्मी कंपोस्ट है जिसको केचुए की खाद करते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बायो फर्टिलाइज़र हैं जो तमाम तरह के जैव उर्वरक आते हैं, उन जैव नत्रजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक और भी जैव उर्वरक आते हैं, उन जैव उर्वरकों का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इसलिए इस तरह से अगर आप इन सब जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हुए या जैविक खादों का प्रयोग करते हुए अगर आप फसल को उगाते हैं तो उससे अच्छी फ़ायदा लिया जा सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी की भी एक परंपरागत कृषि विकास योजना चल रही है जो कि जैविक खेती को बढ़ावा देती है, मुख्य रूप से उन एरिया में जहाँ की हमारे हरित क्रांति का बहुत असर नहीं हुआ है और परंपरागत से ही किसान खेती कर रहे हैं तथा इन जैविक खादों का इस्तेमाल करते हुए खेती कर रहे हैं। उन एरियाओं के लिए जैविक खेती बहुत ही अच्छी साबित हुई है।
बासमती धान की जहाँ तक बात करते हैं, बासमती धान में हमने पाया है कि बहुत अच्छा उत्पादन होता है जैविक खेती में, अगर जैविक खेती किया जाता है, क्योंकि जैविक खेती में जैसा कि हमने देखा है बासमती धान में इसमें रोग कम लगने की संभावना होती है। और साथ साथ हालांकि कीड़े तो लगते हैं, लेकिन कीड़ों के निदान के लिए हमने ये पाया है कि अगर गौमूत्र और उसमें 5 से 6 दिन तक के लिए नीम की पत्ती, हरी नीम की पत्ती सड़ा लें तथा उसका 10% अगर इस्तेमाल करते हैं तो इससे कीड़ों का भी निदान हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप बासमती धान लेते हैं, बासमती धान के बाद हमने ये पाया है कि अगर आप धान और गेहूं न लिया जाए 2-3 साल तक तो बहुत अच्छा होता है। बासमती धान के बाद कोई भी दलहनी फसल जैविक खेती के अंतर्गत लिया जा सकता है। 2-3 साल तक बासमती धान, फिर इसके बाद कोई दलहनी फसल 2-3 साल तक लेने के पश्चात फिर जाके अगर आप गेहूं की खेती करते हैं तो धान गेहूं भी जैविक खेती के अंतर्गत लिया जा सकता है। जैविक फार्मिंग के अंतर्गत आप फसलों के उत्पादन के साथ साथ अन्य जो भी व्यवसाय अपनाएंगे या बागवानी फसलें लेंगे, उसके लिए भी जैविक मापदंडों का पालन करना होगा। पूर्ण रूप से जैविक खेती से जुड़ने के लिए और किन किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना होगा, आइए विस्तार से जानते हैं। किसान भाइयों के लिए, अगर जो किसान भाई जैविक खेती करना चाहते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि अकेले जैविक खेती न करें, अगर ग्रुप में करें, एक साथ मिल के सभी किसान भाई एक सहभागिता बना के एक साथ बना के अगर खेती करते हैं जैविक खेती तो उसके लिए फ़ायदा होता है। क्योंकि इसमें अगर आपका जो जैविक उत्पाद होता है, उत्पाद जब तक उसका सर्टिफिकेशन नहीं होता है तब तक वो जैविक उत्पाद नहीं माना जाता है। उसके सर्टिफिकेशन के लिए बहुत सारी एजेंसियां हैं जो कि सर्टिफाइड करती हैं। और इसके साथ साथ आजकल एक पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम पीजीएस सिस्टम चला है, जिसमें कि अगर किसान अपना ग्रुप बना के और जैविक खेती करते हैं तो वो ग्रुप पूरा एज ए ग्रुप रजिस्टर्ड होता है पीजीएस सिस्टम में, उसमें कोई भी खर्चा नहीं आता है। जबकि अगर किसान भाई कोई थर्ड पार्टी जिसको जो सर्टिफिकेशन एजेंसी है अगर उनसे सर्टिफिकेशन करवाते हैं तो उन पे कुछ खर्चा आता है। हालांकि खर्चा जो आता है वो इस पे निर्भर करता है कि कितने किसान एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर एरिया ज़्यादा है तो खर्चा बहुत कम आता है, 500 से लेकर 700 रुपये प्रति हेक्टेयर तक आता है। अगर एरिया बहुत कम है तो खर्चा इसमें ज़्यादा आता है। तो हमारा किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि जो किसान भाई लोग खेती करना चाहते हैं वो एक ग्रुप में करें, एक समूह बना के खेती करें। और समूह बना के खेती करने से उसमें जो सर्टिफिकेशन होगा उसका सर्टिफिकेशन का चार्जेस कम आएगा, उसका पैसा कम आएगा। और साथ साथ उनका उत्पाद एक साथ बहुत सारा उत्पाद इकट्ठा होगा और उत्पाद बाजार में बेचने के लिए उनको थोड़ी आसानी होगी। ये सर्टिफिकेशन के लिए 2 तरह की एजेंसियां हैं। एक तो ये है कि थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन एजेंसी हैं जिसमें कि 24 एजेंसियां कुल काम कर रही हैं। और दूसरा ये है कि जो पीजीएस सिस्टम है, पीजीएस सिस्टम से अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उससे आप सर्टिफिकेशन कराते हैं, वो पीजीएस सिस्टम केवल घरेलू बाजार में अपने देश में ही बेचने के लिए सर्टिफाइड होता है, उसको वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, विदेशों में नहीं बेच सकते। जबकि जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन जो दूसरी और सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं, अगर उनसे सर्टिफिकेशन कराया जाता है तो उनका उत्पाद अपने देश के अलावा बाहरी देशों में भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। जो कोई अगर इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, जिनकी रुचि है कि उसमें जैविक खेती करने में, वो जैविक खेती को अपनाएं और एक समूह बनाकर अगर जैविक खेती अपनाते हैं तो उससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। कार्यक्रम में आगे और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे
हमारे प्रदेश के जो किसान भाई पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल में इस समय कुछ हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है। अतः इन कीट और रोगों के द्वारा होने वाली क्षति से बचने के लिए किसान भाई इसका किस तरह से नियंत्रण करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर की डॉक्टर इंदु अरोड़ा। जो मुख्य रूप से शिमला मिर्च में इस समय किसान जो है वो उमस बढ़ रही है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया है, तो पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप ज़्यादातर शिमला मिर्च में इस समय शुरू हो गया है और इस समय देखभाल की बहुत ज़रूरत है। सफ़ेद रंग का एक चूर्णीय पाउडर जैसा आपको पत्ती के पिछले भागों में दिखाई देगा, जिसके कारण पत्ते जो हैं वो गिरने लगेंगे और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं। गिरे हुए पत्तों पर वो सफ़ेद पाउडर और भी तेज मात्रा में जमने लगता है। सबसे पहले किसानों को ज़रूरत है कि उन गिरे हुए पत्तों को बिना उसका पाउडर झाड़े कोशिश करें कि उसे उठा लें और उसके बाद सफाई करने के बाद जब पत्ते हट जाएं तो कोशिश करें कि वही दोपहर बाद के समय में कैराथेन का स्प्रे जो है वो 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से पौधों की पत्ती के निचले भाग तक उसकी धुलाई हो, इस बात का ध्यान रखते हुए करें। एक सुंडी वाला कीड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं बोरर, उसका भी प्रकोप पौधों में शुरू हो गया है और यही मुख्य समय है बहुत सारी बीमारियों का। उसके लिए साइपरमेथ्रिन थोड़ा सा कहें तो ज़्यादा कड़ी दवा है। उससे पहले अगर स्पिनोसैड अगर कहीं पर उपलब्ध हो तो आधा ml प्रति लीटर के हिसाब से स्पिनोसैड जो है वो एक अच्छी और नई दवा आई है और यहाँ काफ़ी हद तक कारगर हो रही है। उसका स्कोप है, आप शिमला मिर्च में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि वो बाकी काफ़ी सब्जियों में इस्तेमाल के लिए नहीं है, पर शिमला मिर्च में उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। वहीं अगर थ्रिप्स और माइट का जहाँ पत्ते मुड़ने लगते हैं, मुड़नशील पत्तियाँ जिसकी जो हम कहते हैं कि थ्रिप्स का इन्फेक्शन है, माइट का इन्फेक्शन है, उसका भी थोड़ा ध्यान दें। थ्रिप्स माइट का इन्फेक्शन की शुरुआत ही हो, अगर पौधा ज़्यादा इन्फेक्टेड है तो उसको हम निकाल देते हैं और नहीं तो टाटा मिडा 3 ml प्रति 10 लीटर के हिसाब से उसका जो है स्प्रे कारगर सिद्ध हो रहा है। तो ये कुछ मुख्य बीमारियां हैं जो इस समय शिमला मिर्च में देखी जा रही हैं और जिनके लिए इन दवाइयों का शुरू में इस्तेमाल करके और पॉली हाउस के अंदर साफ सफाई रखकर आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। फसल जब लगभग 1 से 1.5 महीने की हो जाए, ध्यान देने योग्य है कि नीचे तनों पर जो भी पत्ते आ रहे होते हैं उनको बीच बीच में पिंचिंग कर हम निकालते रहें, क्योंकि वो जो खाद लेते हैं वो पौधे की बढ़त को रोकता है और फल के आकार को कम करता है। इस पिंचिंग की विधि को दिखाने के लिए निचली सतह का जो तना है उसको जहाँ से हमारे कल्ले बन रहे हैं 2 से 3 जिसको हम मुख्य तने बोलते हैं वो निकल रहे हैं, उसके नीचे के हिस्से को पूरा पिंचिंग के द्वारा साफ कर दिया जाए। और इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप पिंचिंग करें, क्योंकि उससे नाखून या किसी ब्लेड से आप इस्तेमाल करते हैं, पौधे को चोट लगती है और उसके ऊपर फंगस का प्रकोप हो सकता है, तो बेविस्टिन का स्प्रे या किसी नॉर्मल फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर करें, इससे आपका पौधा सुरक्षित रहेगा। पिंचिंग की विधि अपनाते रहने से बढ़त ऊपर की तरफ आती है और फल का आकार जो है वो अच्छा बन पाता है। इससे आप पॉली हाउस में बनने वाले उमस के माहौल को निचली सतह में रोक पाते हैं और बहुत सारी बीमारियों के प्रकोप को भी कम कर पाते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है रुद्रप्रयाग चमोली के कृषक दिनेश नेगी ने। यह हल्दी की उन्नत बुआई तकनीक के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो दिनेश नेगी जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, अगर आप हल्दी की खेती करना चाहते हैं तो ये बहुत उचित समय है हल्दी बोने का। अगर आपके पास बीज की उपलब्धता है
तो इसकी खेती के लिए सबसे पहले तो ज़मीन का चुनाव बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि ये खेती जो है दोमट मिट्टी में अच्छी तरह से होती है। इसके अलावा मटियार मिट्टी में भी इसका खेती हो सकती है। और खेती के लिए आपको ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार करना है। तैयार करने के लिए आप सबसे पहले इसमें करीब 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद मिला लें। उसके बाद अच्छी तरह से जुताई करें। अब बात आती है उर्वरक प्रबंधन की। तो किसान भाई, फसल की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए कब और कितनी मात्रा में आप उर्वरकों का प्रयोग करें, आइए जानते हैं। नाइट्रोजन की 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मात्रा देनी चाहिए, लेकिन बुआई के समय केवल आधी मात्रा ही दें, यानी 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें मिलाएं। इसके अलावा जो है 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलाकर खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लें। हल्दी की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए आपको इसकी उन्नत प्रजातियों का चुनाव करना होगा, तभी आपको आगे चलकर इससे आशातीत उपज की प्राप्ति हो पाएगी। तो किसान भाई, हल्दी की फसल की बुआई के लिए आप कौन कौन सी उन्नत प्रजातियों का चयन करें, आइए जानते हैं। कुछ किस्में ऐसी हैं जिनका चुनाव अगर आप अच्छी तरह से करते हैं तो इसमें रोग और कीट लगने की संभावना कम रहती है। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास किस्मों के चुनाव के लिए बीज उपलब्ध है तो आप हमारे यहाँ पंतनगर से किस्म ले सकते हैं, जो पंत पीताब है, सुगंधम है, स्वर्णा है, इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फैजाबाद से एक किस्म निकाली गई है राजेंद्र सोनिया करके, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से इन किस्मों की जो पैदावार होती है वो करीब 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है। जो किसान भाई हल्दी की बुआई करना चाहते हैं, उन्हें खेत में पौधों की उचित संख्या के लिए बीजों की बुआई एक खास दर से करना चाहिए और फसल को भूमि और बीज जनित रोगों से बचाने के लिए बीजों का शोधन करना भी बहुत ही जरूरी होता है। बुआई के समय जो बीज की आवश्यकता है वो करीब 15 से 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें बीज लगता है। जो कंदों का साइज जिसको हम बो रहे हैं वो करीब 15 से 20 ग्राम का होना चाहिए और उसका साइज जो है वो 5 से 20 सेंटीमीटर के आसपास तक का हो सकता है। इसमें ये ध्यान रखिए कि जो आपने बीज लिया है उसमें एक स्प्राउट हो, प्रकंद जो है वो अच्छी तरह से जमा हुआ हो, तो उस तरह से आप बुआई कर सकते हैं। बुआई करने से पहले प्रकंदों को उपचारित भी कर लेना चाहिए, जिससे कुछ बीमारियां इसमें ख़त्म हो जाती हैं और समाप्त हो जाती हैं। तो इस तरह से अगर प्रकंदों में आप जैसे कि हम डाइथेन M45 नाम की दवा बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है, उसको करीब 2.5 ग्राम आप ले लीजिए और प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रकंदों को 20 से 30 मिनट तक के लिए इसको डुबो दीजिए और उसके बाद छांव में इसको सुखा लीजिए और उसके बाद इसकी बुआई करिए। बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी होनी चाहिए वो करीब 50 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए और प्रकंदों के बीच की दूरी जो है वो करीब 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस तरह से आप बुआई कर लें और बुआई करने के बाद प्रकंदों को ढक दें। ढकने के बाद इसमें अगर पलवार उपलब्ध है आपके पास, चाहे मटर का पलवार हो, चाहे गन्ने का पलवार हो, और अगर घास फूस है तो इसको आप इसका पलवार का उपयोग कर सकते हैं और अच्छी तरह से पूरे खेत को ढक दें। पलवार का फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर जो नमी बनी हुई है वो काफ़ी समय तक बनी रहती है और एक गर्मी इसके अंदर से निकलती है जिसकी वजह से प्रकंदों का जमाव तेज़ी से होता है। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास पलवार उपलब्ध है तो पलवार का उपयोग जरूर करें। इसके बाद जब जमाव अच्छी तरह से होने शुरू हो जाता है तो अगर पानी की आवश्यकता लगती है तो आप एक सिंचाई जरूर कर दें और सिंचाई की वजह से इसमें जो है वो तेज़ी से प्रकंद अंकुरित होते हैं और तेज़ी से इसमें बढ़वार शुरू हो जाती है। हल्दी की फसल में खरपतवार रहने से इसका विपरीत प्रभाव फसल की बढ़वार के साथ साथ आगे चलकर फसल से मिलने वाली उपज पर भी देखने में आता है, क्योंकि ये खरपतवार हल्दी की फसल से सिंचाई जल, खाद और उर्वरक इत्यादि के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, जिससे मुख्य फसल की बढ़वार में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो किसान भाइयों, कैसे करें इन खरपतवारों का प्रबंधन, आइए जानते हैं। हल्दी में खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथिलिन नाम की दवा आती है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। जैसे ही आप बुआई कर लेते हैं उसके तुरंत बाद यानी 48 घंटे के अंदर में आप जो है पेंडिमेथिलिन को छिड़क सकते हैं। इसके लिए करीब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करें और इसका छिड़काव करते समय ये ध्यान रखें कि ज़मीन जो है पूरी तरह से भीग जाए, अच्छी तरह से भीग जाए, क्योंकि इसमें जो भी खरपतवार आने वाले हैं वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं और करीब 1 से 1.5 महीने तक जो है आपको खुरपी चलाने की आवश्यकता नहीं होती है।
लेकिन 30 से 25 दिन बाद अगर कुछ खरपतवार दिखते हैं तो आप इसको खुरपी द्वारा निराई करके नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद जब फसल आपकी करीब 45 से 90 दिन की हो जाती है तो इसमें एक बार खाद जो बची हुई शेष मात्रा है नाइट्रोजन की उसको ज़रूर डाल दें। इससे जो पत्तियों की बढ़वार है वो तेज़ी से होती है। नाइट्रोजन की जो शेष मात्रा है उसको 2 भागों में आप वितरित कर सकते हैं। पहली जो भाग है वो आप करीब 45 दिन बाद डालें और दूसरी जो भाग है वो 90 दिन बाद बुआई के खेत में डालें। इस तरह से जो पोषक तत्व हैं ज़मीन के अंदर वो आसानी से पौधों को उपलब्ध होते हैं। तो इस तरह से अगर आप खेती करते हैं तो ये फसल करीब 200 से लेकर 250 दिन की फसल होती है। उसमें आपको करीब 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको उपज मिलती है। किसान भाइयों, 1 हेक्टेयर खेत में बुआई के लिए हल्दी का बीज लगभग 20 कुंतल प्रति हेक्टेयर लगता है, जिस पर काफी खर्च आता है। इस खर्च को कम करने के लिए आप कंद के छोटे छोटे टुकड़े करके और प्रो ट्रे में बुआई कर सकते हैं। यदि कंद के 3 टुकड़े करेंगे तो 1 हेक्टेयर के लिए 7 कुंतल कंद की जरूरत होगी। यदि 6 टुकड़े करेंगे तो 3.5 कुंतल कंद की जरूरत होगी। इस प्रकार प्रो ट्रे में टुकड़ों की बुआई करेंगे तो पौधे 30 से 35 दिन में खेत में रोपाई के लिए तैयार हो जाएंगे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आम, लीची और नींबू के बाग में फल फटने और फल गिरने की समस्या और इसका समाधान। अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु कैसे करें ब्रायलर मुर्गियों का आहार प्रबंधन। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।